हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 7, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्शन, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कार्बन कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ये प्रोसेस क्या है और इसका मैकेनिज्म कैसा है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये सीखने से पहले हमें ये सीखना है कि रिप्रोडक्शन हमारे लाइफ के प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है क्या। एक्चुअली वैसे देखें तो रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन मतलब क्या है? गिविंग बर्थ टू यंग वंस, गिविंग बर्थ टू यंग वंस और न्यू इंडिविजुअल्स को तैयार करना, अपने ही जैसे और एक न्यू इंडिविजुअल को तैयार करना, इसका मतलब है रिप्रोडक्शन। एक्चुअली जब भी कभी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तो बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है, बहुत सारी एनर्जी हमारे बॉडी में से वेस्ट होती है। फिर भी हमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्यों इतना सीखना है? एक्चुअली लाइफ को मेंटेन करने के लिए तो हमें पता है, जो कि हमें ऑलरेडी लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ा है, न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ हमने पढ़ा था एक्सक्रीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके साथ इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन, ये भी प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सर्कुलेशन भी आता है। तो ये सभी प्रोसेसेस जो है ये लाइफ को मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं, लेकिन इसमें कोई एनर्जी तो वेस्ट नहीं होती। लेकिन रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए भी नहीं हेल्प कर रहा है, एंड उल्टा बहुत सारी एनर्जी वेस्ट कर रहा है। फिर भी रिप्रोडक्शन हमें पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा भला क्यों होगा? क्योंकि एक्चुअली आज हम जो भी कोई ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, जो भी कोई एनिमल्स देखते हैं, ह्यूमन बीइंग, कैट, डॉग, काउ, जो भी कुछ बर्ड्स देखते हैं, वो हम क्यों देख सकते हैं? क्योंकि वो मोर नंबर में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए दे एग्जिस्ट इन मोर नंबर, एंड इसीलिए हम उनको देख पाते हैं। इमेजिन करो, अगर एक ही डॉग होता दुनिया में, अगर एक ही डॉग या फिर एक ही कैट या फिर एक ही ह्यूमन बीइंग होता, तो हमें उसको देखने के चांसेस बहुत कम होते। अभी हम देख सकते हैं क्योंकि वो मोर नंबर में एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारे डॉग्स है, बहुत सारे कैट्स है, बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स है, इसीलिए आज हम उनको देख सकते हैं। तो उतने नंबर में कैसे है? हाउ दे एग्जिस्ट इन मोर नंबर, कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं वो मोर नंबर में? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन। सी द वर्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे और एक ऑर्गेनिज्म को तैयार करता है, रिप्रोड्यूस करता है। एंड जब ये प्रोसेस होता है तो हमारे पास उसी के जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, और इसीलिए हम उनको देख सकते हैं। तो जब एक डॉग रिप्रोड्यूस करता है तो उसी के जैसे बहुत सारे डॉग्स को तैयार करता है। तो ये एक स्पीसीज है, डॉग की स्पीसीज। डॉग की स्पीसीज, स्पीसीज मतलब क्या? एक ऐसा ग्रुप ऑर्गेनिज्म का जो देखने के लिए एक दूसरे से सेम रहते हैं, एंड जब वो न्यू वंस को बर्थ देते हैं तो वो न्यू वन भी उनके ही जैसा एग्जैक्टली सिमिलर रहता है, उसको बोलते हैं स्पीसीज। तो डॉग डॉग्स को बर्थ देता है, कैट कैट को बर्थ देते हैं, किटन्स को बर्थ देता है। देन ह्यूमन बीइंग को बर्थ देता है। एंड इस प्रोसेस के वजह से आज दुनिया में बहुत सारे डॉग, बहुत सारे कैट, बहुत सारे ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट करते हैं, एंड हम उनको देख पाते हैं। इसीलिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। भला ही उसमें बहुत सारे भले ही उसमें बहुत सारे एनर्जी वेस्ट होते हैं, फिर भी रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। अभी इसको हम पढ़ेंगे। It is the process by which living organisms produce new individual of the same species or kind। जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म एक न्यू इंडिविजुअल को
उसके ही जैसा न्यू इंडिविजुअल को तैयार करता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जैसे कि इसमें क्या क्या वर्ड है, रीप्रोड्यूस। प्रोड्यूस मतलब तैयार करना, री मतलब फिर से, उसके ही जैसा फिर से और एक ऑर्गेनिज्म तैयार करना मतलब रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्यों नेसेसरी है? रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल, मतलब जिंदा रहने के लिए। अगर एक ही डॉग है और अगर उसका वो मर जाता है एज होने के बाद में, और अगर रिप्रोडक्शन भी नहीं करता तो डॉग ही खत्म हो जाएंगे। सो इट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल एंड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। उसका नंबर ऑफ स्पीसीज को इंक्रीज और मेंटेन करने के लिए, पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए भी हेल्प करता है। समझो हमारे पास अभी यहाँ पे एक 10 डॉग्स है। इमेजिन करो हमारे पास 10 डॉग्स है एंड इस 10 डॉग्स में से अगर एक डॉग मर जाता है, अगर एक डॉग मर जाता है तो बचे कितने? सिर्फ 9 डॉग्स। सिर्फ 9 डॉग्स बचेंगे। और ये अगर 9 डॉग्स रिप्रोड्यूस करेंगे ही नहीं तो इसमें से फिर से मर जाएंगे, तो बचेंगे कितने? 8, फिर 7, फिर 6, ऐसे होते 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 लास्ट में 0 डॉग से खत्म हो जाएंगे दुनिया में से। तो उसका पॉपुलेशन भी मेंटेन करना है। अगर यहाँ पे एक डॉग का डेथ होता है तो बचे हुए 9 डॉग्स फिर से रिप्रोड्यूस करते हैं और बहुत सारे डॉग्स को तैयार करते हैं और अपना नंबर मेंटेन रखते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। तो अगर रिप्रोड्यूस नहीं हुआ तो क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बोला, इफ ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस देयर पॉपुलेशन डिक्रीजेस, उनका नंबर कम होते जाएगा एंड स्पीसीज विल बिकम एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब दुनिया में से वो स्पीसीज सभी खत्म हो जाएंगे, वो देखने के लिए भी नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट जनरेशन जो भी आएंगे वो उनको सिर्फ फोटोज में देखेंगे, बुक्स में देखेंगे और पढ़ेंगे। जैसे आज हम डायनासोर्स को देखते हैं, डायनासोर अगर हमें पढ़ना है तो हम उनको फोटोज देखते हैं, बुक्स में स्टडी करते हैं, उनके पिक्चर्स देख के स्टडी करते हैं। तो उन एनिमल्स को बोलते हैं एक्सटिंक्ट। जो अभी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते उनको बोलते हैं एक्सटिंक्ट। तो एक्सटिंक्ट कब हो जाएंगे? अगर रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं तो उनका पॉपुलेशन स्लोली कम होते जाएगा, उनका नंबर कम होते जाएगा और एक दिन वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। और इसीलिए रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अभी हम आगे जाएंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कार्बन कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, जब भी कोई एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो न्यू इंडिविजुअल को तैयार करता है अपने ही जैसे, और एक न्यू इंडिविजुअल को तैयार करता है। तो यहाँ पे पूछ रहे वो जो भी कोई न्यू इंडिविजुअल तैयार हो रहा है, न्यू ऑफस्प्रिंग तैयार हो रहा है, वो एग्जैक्ट कार्बन रहती है, कार्बन कॉपी रहती है क्या अपने पेरेंट्स की? अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कार्बन कॉपी रहती है क्या? ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। तो अभी हम इसको पढ़ेंगे। द डीएनए, व्हाट इज डीएनए? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये एक मॉलिक्यूल है। सो डीएनए विच इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो हमने इसके बारे में ऑलरेडी हमारे 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत स्टडी किया है, अभी और थोड़ा डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। So, the DNA, deoxyribonucleic acid, which is present in chromosomes and chromosomes are present in nucleus, is responsible for the transfer of character from parents to offspring. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जब भी कोई एक पेरेंट ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है, न्यू इंडिविजुअल्स को जन्म देता है, तो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो भी कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो इस डीएनए में से जाते हैं। तो डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट है? क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है। एंड क्रोमोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट है? वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। So, the DNA in the cell nucleus is in the form is information source for making protein. तो ये डीएनए क्या कर रहा है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है? ये एक इंफॉर्मेशन सोर्स है प्रोटीन्स बनाने का। एंड प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन डिसाइड करेंगे एक बॉडी डिजाइन, एक एनिमल का स्ट्रक्चर, ये प्रोटीन्स डिसाइड करते हैं। और ये प्रोटीन तैयार करने का जो इंफॉर्मेशन सोर्स है वो डीएनए है। अगर ये इंफॉर्मेशन ही चेंज होती है, इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज्ड, डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड। देखो यहाँ पे अंडरस्टैंड करो, अगर इंफॉर्मेशन सोर्स अगर डीएनए है प्रोटीन तैयार करने का
और अगर वो इंफॉर्मेशन ही चेंज हो रही है तो प्रोटीन भी चेंज हो जाएंगे। एंड मैंने आपको जस्ट बोला कि प्रोटीन डिसाइड करेंगे बॉडी डिजाइन कैसी होगी। अगर प्रोटीन ही चेंज हो रहे तो बॉडी डिजाइन भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लीड टू अल्टर बॉडी डिजाइन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ इसको हम थोड़ा डिटेल में अभी स्टडी करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे इसको और थोड़ा डिटेल में स्टडी करने के लिए एक एनिमल सेल को ड्रॉ करेंगे। सो वी विल ड्रॉ वन एनिमल सेल। तो ये एक एनिमल सेल है, ये सेंटर पे न्यूक्लियस है। तो लेबलिंग करेंगे। सो दिस इज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड ये है हमारा न्यूक्लियस। एंड साइटोप्लाज्म में हमें सेल ऑर्गेनेल्स मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक दो सेल ऑर्गेनेल्स ड्रॉ करती हूँ। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड इसके साथ मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करती हूँ, वो है गोल्गी बॉडीज, नहीं तो आप गोल्गी अपैरेटस भी बोल सकते हो। एंड देन अगेन हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एक रफ डायग्राम है एनिमल सेल का, मैं उतना डिटेल में नहीं ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पे सभी सेल ऑर्गेनेल्स हमारे साइटोप्लाज्म में है। एंड न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे आपको यहाँ पे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा एंड इसको बोलते हैं क्रोमैटिन, क्रोमैटिन फाइबर्स। ये क्रोमैटिन फाइबर्स है जो डीएनए मॉलिक्यूल से बने हैं। ये क्रोमैटिन फाइबर डीएनए मॉलिक्यूल से बने हैं। और डीएनए मॉलिक्यूल्स कैसे दिखता है, ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जो ऐसे दिखेगा आपको, ऐसे। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जो आपको ऐसे दिखेगा। एक मिनट, हमें इसको थोड़ा सा डिलीट करती हूँ। तो ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल आपको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे जो भी आपको न्यूक्लियस के अंदर दिख रहा है वो सभी क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन फाइबर। या थ्रेड लाइक है इसलिए इसको फाइबर भी बोलते हैं, क्रोमैटिन फाइबर, जो डीएनए से तैयार हुआ है, डीएनए से मेडअप है। नाउ जब ये सेल ग्रो हो रहा है, जब ये सेल ग्रो होता है तब इसमें जो भी कोई सेल ऑर्गेनेल्स है वो डबल होते हैं। सो जब ये ग्रो हो रहा है तब सभी सेल ऑर्गेनेल्स डबल होते हैं, ऑर्गेनेल्स गेट डबल। और उसी के साथ इसमें जो भी कोई क्रोमैटिन है, जो डीएनए है, वो भी क्या होता है, वो भी डबल होता है। सो इवन द डीएनए, इसको जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं। सो ये जो है ये भी डबल होता है। और जब ये सभी डबल हो रहा है, डबल हो रहा है मतलब ये क्या, डीएनए क्या होता है, कॉपी होता है और डबल। तो ये प्रोसेस होता कैसे है, ये बायोकेमिकल रिएक्शन के हेल्प से होता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस के हेल्प से होता है। मतलब हमारे सेल में थोड़े केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सेल मतलब लिविंग, लिविंग मतलब बायो। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उस केमिकल रिएक्शंस के हेल्प से जो भी डीएनए ओरिजिनल सेल में था वो सभी डबल होता है। एंड हमें पता है बायोकेमिकल रिएक्शंस जो है वो रिलायबल नहीं है, क्योंकि वो 100% भरोसेमंद रिएक्शंस नहीं है। जब ये डबल होने का प्रोसेस हो रहा है, कॉपी होने का प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। सो इस चेंजेस के वजह से, जो भी चेंजेस डीएनए में होते हैं कॉपी होते टाइम, उस चेंजेस की वजह से, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, प्रोटीन्स भी चेंज होते हैं, क्योंकि डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर डीएनए में ही थोड़े चेंजेस हो रहे हैं तो प्रोटीन भी थोड़े चेंज होते हैं। अब जब प्रोटीन चेंज होते हैं तो जो भी कॉपी डीएनए की तैयार होती है उसमें वो बॉडी डिजाइन थोड़ा चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। तो यहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और एक सेल अभी मैं ड्रॉ करती हूँ। सो ये एक एनिमल सेल है, ये यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो इसमें अभी क्या होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल होते हैं। एंड फिर इसके साथ गोल्गी बॉडीज भी डबल होते हैं। तो ये एक है।
और यहाँ पे ये एक तैयार हुआ। इवन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि मैंने ईआर बोला, ये भी डबल होता है। तो सभी डबल होते हैं, उसी के साथ अंदर जो भी कोई जेनेटिक मटेरियल था, डीएनए था, वो भी डबल होता है। तो जब वो डबल हो रहा है मतलब क्या है, उसको डिवाइड होने का टाइम आया है। एक सेल डिवाइड होने के दो होने का टाइम आया है, उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो उस टाइम पे जो भी कोई क्रोमैटिन फाइबर था, ये सभी फाइबर एक दूसरे के नजदीक आके ऐसे अरेंज होता है, लाइक दिस। ये क्रोमैटिन फाइबर सभी एक दूसरे से नजदीक आके ऐसे अरेंज होता है, एंड इसी को हम बोलते हैं क्रोमोजोम। तो क्रोमैटिन फाइबर जो थ्रेड के फॉर्म में था, वो सभी ऐसे नजदीक आके एक दूसरे से नजदीक आके इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोजोम में अरेंज होता है, तो इसको हम बोलते हैं क्रोमोजोम। तो पूरा का पूरा क्रोमैटिन फाइबर जो डीएनए था, वो ऐसे फॉर्म में अरेंज होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज क्रोमोजोम। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्रोमोजोम। तो जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो ये सभी क्रोमैटिन इस न्यूक्लियस के अंदर ऐसे क्रोमोसोम्स के फॉर्म में अरेंज होता है। सो सी लाइक दिस, ये सभी क्रोमोसोम्स है, ये सभी क्रोमोसोम्स। तो टोटल एनिमल सेल में 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं। टोटल कितने रहते हैं क्रोमोसोम्स एनिमल सेल में? 46। सिंगल सिंगल 46। और जब हम इनको पेयर में कैलकुलेट करते हैं तो टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा, एक मिनट। तो टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। तो यहाँ पे ये सभी 46 क्रोमोसोम्स अरेंज हो गए हैं, दैट इज 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो डबल हुए, कॉपी हुए। नाउ अभी क्या होता है, अभी सभी सेल ऑर्गेनेल्स डबल है, डीएनए भी डबल है। जो डीएनए कॉपी हुआ है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं ड्यू टू बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो अभी क्या होता है, ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स और कॉपी किया हुआ डीएनए दो सेपरेट सेल में डिवाइड होता है। तो अभी मैं यहाँ पे दो सेपरेट सेल ड्रॉ करती हूँ, ये वाला एक और ये वाला है। तो इसका ये न्यूक्लियस है और इसका यहाँ पे ये न्यूक्लियस है। तो इस न्यूक्लियस में क्या होता है, एक डीएनए का कॉपी यहाँ पे, एक डीएनए का कॉपी यहाँ पे, एक माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे, एक माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे, फिर एक गोल्गी बॉडीज यहाँ पे, एक गोल्गी बॉडीज यहाँ पे, एंड ये है हमारा ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऐसे जो भी ऑर्गेनेल्स डबल हुए वो सेपरेट सेपरेट होते हैं दो अलग अलग सेल्स में, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन। तो जब भी कोई एक नया सेल तैयार होता है तो थोड़े बहुत डीएनए में चेंजेस होते हैं, और जो भी चेंजेस होते हैं वही चेंजेस एक बॉडी डिजाइन दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। यही यहाँ पे हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, जब भी कोई एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार होता है वो सिमिलर तो रहता है, देखने के लिए सिमिलर तो रहता है, इट विल बी सिमिलर, बट आइडेंटिकल नहीं रहेगा। सिमिलर रहेगा, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म तैयार होता है वो सिमिलर तो रहेगा, लेकिन एग्जैक्टली आइडेंटिकल, एग्जैक्ट कार्बन कॉपी नहीं रहेगा। तो यही मुझे यहाँ पे आपको कहना था। अभी हम हमारे नोट्स को जाएंगे, तो अब हम हमारे नोट्स को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे, सो रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, एक डीएनए की कॉपी को तैयार करना। ऑलरेडी ओरिजिनल डीएनए है हमारे पास, उसकी और एक कॉपी तैयार करना ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस इन द सेल। और ये कॉपी तैयार कैसे होती है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे सेल में जिसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस इन द सेल, copies of DNA is formed. DNA copying is occurred by creation of an additional cellular apparatus. Cellular apparatus मतलब सेल ऑर्गेनेल्स। जब डीएनए कॉपी हो रहा है उसी टाइम पे सेल ऑर्गेनेल्स भी डबल होते हैं, उनकी भी एक एडिशनल कॉपी तैयार होती है, एंड देन डीएनए कॉपीज विल सेपरेट। ओरिजिनल डीएनए और नया डीएनए सेपरेट होता है,
each with its own cellular apparatus and cell divides to give rise to two cells. जब डीएनए सेपरेट हो रहा है तो वो क्या करता है, सेल ऑर्गेनेल्स को भी सेपरेट करता है एंड दो सेल्स हमें मिलते हैं. नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज रिलायबल, मतलब कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन, जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में होते हैं वो रिलायबल नहीं है, 100% एग्जैक्ट नहीं होती, भरोसेमंद नहीं है. Therefore, process of copying DNA will have some variation each time. इसीलिए जब भी कभी डीएनए कॉपी होकर और एक कॉपी तैयार होती है उसमें थोड़े ना थोड़े बहुत वेरिएशंस होते ही है. As a result, the DNA copy generated will be similar but not be identical to the original. मतलब वेरिएशंस होने की वजह से जो भी डीएनए कॉपी तैयार हो रही है वो सिमिलर रहती है. जैसे कि ओरिजिनल डीएनए कॉपी अगर हमारी ऐसी है तो हमारी जो नई वाली डीएनए रहती है वो भी ऐसे ही रहती है, बट थोड़े बहुत चेंजेस इसमें रहते हैं. तो ये न्यू वन है एंड दिस इज ओरिजिनल, ये हमारी ओरिजिनल है. तो न्यू वन एंड ओरिजिनल वन दिखने के लिए सिमिलर है लेकिन फिर भी इसमें थोड़े बहुत वेरिएशंस रहते हैं, ये आइडेंटिकल नहीं रहती. This inbuilt tendency for variation during reproduction is the basis of evolution. मतलब ये जो टेंडेंसी है, अभी यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल डीएनए था उसमें चेंजेस होके ये ऐसे होगी, अभी इसमें जब ये इसमें से जब डबल हो जाएगा, ये जब कॉपी हो जाएगी तो इसमें और थोड़े चेंजेस हो जाएंगे, और जब ये कॉपी हो जाएगी उसमें और थोड़े चेंजेस हो जाएंगे, और ऐसे कंटिन्यू होते होते ये एक नेचुरल प्रोसेस है. तो ऐसे कंटिन्यू होते होते एक इवोल्यूशन होता है. सो दिस इज द कॉज फॉर इवोल्यूशन. तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि जो भी कोई ऑफस्प्रिंग तैयार होता है वो पेरेंट्स से सिमिलर तो रहता है, सिमिलर तो रहता है बट नॉट आइडेंटिकल, बट नॉट आइडेंटिकल. तो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे. तो अभी हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशंस. मतलब जब भी कभी वेरिएशंस हो रहे डीएनए में तो बॉडी डिजाइन तो थोड़ा बहुत चेंज होगा ही. तो ये इम्पोर्टेंट है क्या, ऐसे होना जरूरी है क्या, ये अब हम पढ़ेंगे. सो द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन is important for the maintenance of body design features that allow the organism to use that niche. मतलब क्या है, इसका मतलब है जब भी कभी एक पेरेंट्स और एक ऑर्गेनिज्म न्यू इंडिविजुअल को बर्थ देता है, सो न्यू इंडिविजुअल को बर्थ देता है, तब ये न्यू इंडिविजुअल देखने के लिए एग्जैक्टली सिमिलर रहता है अपने पेरेंट्स से, एग्जैक्टली सिमिलर रहता है अपने पेरेंट्स से. नहीं तो हम बोल सकते हैं कि एक सेम स्पीसीज में रहते हैं, सिमिलर रहता है. और ऐसे होना ही चाहिए. अगर ऐसे होना है तो पेरेंट्स से न्यू इंडिविजुअल में डीएनए कॉपी होना है. मतलब क्या है, पेरेंट्स में जो भी ओरिजिनल डीएनए है उसका एक कॉपी, ये ओरिजिनल डीएनए है तो उसका एक कॉपी तैयार होना है और फिर ये कॉपी न्यू इंडिविजुअल में जाना है, तो ही एग्जैक्टली पेरेंट्स के जैसे ही न्यू इंडिविजुअल तैयार होगा. मतलब अगर एक डॉग को बर्थ दे रहा है, पपी को बर्थ दे रहा है, तो वो जो पपी है वो एग्जैक्टली मदर डॉग की तरह ही दिखना है. डॉग कैन नॉट गिव बर्थ टू कैट, कैट कैन नॉट गिव बर्थ टू डॉग. मतलब एक डॉग कैट को बर्थ नहीं दे सकता. जो डॉग का जो पपी है वो डॉग की तरह ही दिखेगा, कैट का जो पपी है वो कैट की तरह ही दिखेगा. क्यों? क्योंकि उसका डीएनए कॉपी होके न्यू इंडिविजुअल में गया होता है. और ऐसे हुआ तो ही उस ऑर्गेनिज्म को उस नीश से एडजस्ट होने के लिए हेल्प हो जाएगा. डॉग का पपी उसके हैबिटेट में एडजस्ट होने के लिए हेल्प होता है. However, niches can change because of many reasons.
जो भी हैबिटेट है, जो भी निशेस है, वो चेंज हो सकते हैं। वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो नेचर के ऊपर डिपेंड है, वो चेंज हो सकते हैं। डॉग का नीश अलग होता है, कैट का नीश अलग होता है, ह्यूमन का नीश अलग होता है, बर्ड्स का अलग। जैसे बर्ड हवा में फ्लाई करते हैं, फिश पानी में रहते हैं, ह्यूमंस अर्थ पे रहते हैं। वैसे हर एक एनिमल का नीश अलग रहता है और उस पर्टिकुलर नीश पे जिंदा रहने का जो कैपेसिटी है वो उस ऑर्गेनिज्म में उसके पेरेंट्स से आया रहता है। लेकिन जो निशेस है वो परमानेंट भी तो नहीं है। नेचर में अगर चेंजेस होते हैं तो निशेस भी चेंज हो सकते हैं। जैसे कि टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑन द अर्थ कैन गो अप एंड डाउन। टेम्परेचर अर्थ का ऊपर नीचे हो सकता है, चेंज हो सकता है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल। इवन वाटर लेवल कैन वेरी, पानी भी ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और देर कुड बी मिटियोराइट्स हिट्स, मिटियोराइट भी हिट हो सकता है। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो स्पेस में तैयार होता है और प्लैनेट्स पे आके हिट करता है और जिसके वजह से प्लैनेट्स में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। तो ये सभी चेंजेस अगर होते हैं तो निशेस भी चेंज होते हैं। तो अगर डीएनए वही रहेगा, इफ देर इज नो चेंजेस, नो वेरिएशन, डीएनए अगर वही रहता है तो पेरेंट्स के जैसे ही ऑफस्प्रिंग तैयार होते हैं और वो ऑफस्प्रिंग पर्टिकुलर नीश से उतना ही एडजस्ट होते हैं। लेकिन अगर नीश ही चेंज होते हैं, अगर नीश ही चेंज होते हैं ड्यू टू दीज मेनी रीजन, तो ऑर्गेनिज्म की तो एडजस्ट होना है ना। जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार हो रहा है उसको भी तो एडजस्ट होना है। इसीलिए वेरिएशंस हेल्प करते हैं। इफ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स वेर सूटेड टू अ पर्टिकुलर नीश, जो भी नए ऑर्गेनिज्म तैयार हो रहे हैं अगर उन्होंने बदले हुए नीश से एडजस्ट किया, सूट हुआ, इफ द नीश वेर ड्रास्टिकली अल्टर्ड, द पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट। मतलब जो भी नया चेंज हुआ नीश जो है, हैबिटेट अगर चेंज होता है, उससे अगर वो नया ऑर्गेनिज्म एडजस्ट करता है तो जिंदा रहता है। अगर उस बदले हुए नीश से, बदले हुए हैबिटेट से अगर वो न्यू ऑर्गेनिज्म एडजस्ट नहीं हो सकता तो वो मर जाएगा। मतलब उसका जो भी पॉपुलेशन है वो सभी वाइप आउट हो जाएगा। तो वेरिएशंस एक एक बार जिंदा रहने के लिए भी हेल्प करता है और वेरिएशंस होने के वजह से उस पॉपुलेशन, उस ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन वाइप आउट भी हो सकता है। तो दोनों चांसेस है। एक तो ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए हेल्प करता है, नहीं तो वो ऑर्गेनिज्म मर भी सकता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको थोड़ा हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो इमेजिन करो कि ये एक पॉन्ड है, ये एक पॉन्ड है एंड इस पॉन्ड में ये थोड़े बैक्टीरिया है। सो ये एक बैक्टीरिया है इस पॉन्ड में जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है। एंड इस पॉन्ड का, सो आई विल राइट इट हियर, सो दिस इज अ पॉन्ड एंड यहाँ पे ये जो भी है ये बैक्टीरिया है। एंड अभी फिलहाल इस पॉन्ड का जो टेम्परेचर है वो इमेजिन करो 40 डिग्री है, 40 डिग्री सेल्सियस। एंड यहाँ पे वाटर है। तो ये इस बैक्टीरिया का नीश है, ये इसका हैबिटेट है। मतलब ये बैक्टीरिया 40 डिग्री सेल्सियस में इस वाटर में सरवाइव कर सकता है, ये इसका नीश है, हैबिटेट है। यहाँ पे इस पॉन्ड में ये आराम से रह रहा है। लेकिन अचानक से ग्लोबल वार्मिंग होता है, अचानक से ग्लोबल वार्मिंग होता है, मतलब नेचर चेंज हो रहा है ड्रास्टिकली। ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया। टेम्परेचर ऑफ अर्थ गोज अप, टेम्परेचर बढ़ गया। तो इमेजिन करो इस पॉन्ड का टेम्परेचर अभी एकदम से 70 डिग्री सेल्सियस होगा। सो दिस इज इंक्रीज्ड टेम्परेचर, इंक्रीज्ड टेम्परेचर। एंड जब ये बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कर रहा था तो यहाँ पे इन्होंने अपने जैसे ही और सारे बैक्टीरियाज को ऐसे रिप्रोड्यूस किया था, ऐसे। लेकिन जब ये रिप्रोडक्शन हो रहा था तब
इसके डीएनए में भी थोड़े बहुत वेरिएशंस हुए ही होंगे। एंड जब वो वेरिएशंस हो रहे थे तब यहाँ पे थोड़े अलग बैक्टीरिया भी तैयार हो गए वेरिएशंस होने की वजह से। सी, सो ये जो तैयार हुए हैं, ये ब्लू कलर वाले, सो ये जो है ये ड्यू टू वेरिएशंस है। सो आई कैन राइट वेरिएशंस ड्यू टू वेरिएशंस। तो ये जो बैक्टीरिया है ड्यू टू वेरिएशंस तैयार हुए। रेड वाले जो है ये ओरिजिनल बैक्टीरिया है, दिस इज ओरिजिनल। एंड जब ये रिप्रोड्यूस कर रहे थे स्लोली स्लोली क्या हुए, उसके वेरिएशंस की वजह से ये अलग न्यू बैक्टीरिया तैयार हो गए, न्यू बैक्टीरिया। लेकिन जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ गया तब इस 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को सस्टेन करने की एबिलिटी जो है ये सभी इस न्यू बैक्टीरिया को थी। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएशंस हुए हैं। लेकिन ओल्ड वाले जो बैक्टीरिया है वो सभी 40 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे जिंदा रह सकते थे एंड न्यू वाले बैक्टीरिया 70 डिग्री पे जिंदा रह सकते थे। तो अभी होता क्या है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द टेम्परेचर जो भी रेड वाले बैक्टीरिया है ये सभी वाइप आउट हो जाएंगे क्योंकि वो जिंदा ही नहीं रह सकते। 40 डिग्री सेल्सियस तो उनका टेम्परेचर चाहिए था, लेकिन अभी तो 70 हुआ है, तो ये तो जिंदा ही नहीं रह सकते, तो सभी रेड वाले बैक्टीरिया मर गए। लेकिन ब्लू वाले बैक्टीरिया सस्टेन करते हैं एंड ये इनका जो जनरेशन है वो लेके जाते हैं आगे। क्यों? क्योंकि इनमें वेरिएशंस हुए हैं। अगर ये भी वैसे ही होते, अगर इनमें वेरिएशन नहीं हुए होते तो पूरे के पूरे बैक्टीरिया यहाँ पे मर गए होते और ये बैक्टीरिया क्या होता, एक्सटिंक्ट हुआ होता। लेकिन वेरिएशंस हुआ है इसीलिए ये बैक्टीरिया यहाँ पे लाइव है, ये जिंदा है, दे कैन सस्टेन द चेंज इन द टेम्परेचर। सो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला है, ये जो वेरिएशंस हो गए उस वेरिएशंस के वजह से ये जिंदा रह सकते हैं और जिंदा रहने के लिए हेल्प हो गया। तो वेरिएशंस जो है वो जिंदा रहने के लिए हेल्प करते हैं, इवन पॉपुलेशन को वाइप आउट होने के लिए भी हेल्प कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ में आया होगा। इसके आगे वाले टॉपिक्स हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।